बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। यह सरकार किसके लिए चल रही है? देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया। अभी हाल ही में डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। 11 करोड़ 45 लाख की बेस्ट प्राइज मनी जीती है और जिसमें से उन्हें 4 करोड़ 67 लाख का टैक्स पे करना होगा। दूध के प्राइस हर एक महीने में बढ़ते ही जा रहे हैं। इस साल की फूड इन्फ्लेशन 11% पे पहुंच चुकी है। इतनी तो एक एफडी भी नहीं दे पाएगी जितने की खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year. कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने ट्वीट करके बोला, इफ आई अर्न मनी निर्मला टैक्स लेती हैं, इफ आई स्पेंड मनी देन आल्सो निर्मला उसमें भी टैक्स लेती हैं, इफ आई डोंट अर्न और स्पेंड बोथ एंड माई मनी इज जस्ट लेइंग इन इन्वेस्टमेंट, निर्मला उसका भी टैक्स लेती हैं। और बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता भी हूँ उसमें भी एडिशनल सेस हैं तो उसमें भी निर्मला एक और टैक्स लेती हैं। हमारे देश में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, सैलरी उसकी आधी भी नहीं बढ़ रही है और मिडिल क्लास लोगों की ऐसी हालत है कि पहले 30% सैलरी पे टैक्स दें, फिर हर जरूरी चीज के लिए 18 से 20% का टैक्स दें। अगर इसके बाद वो कुछ सेविंग करने की सोच रहे हैं तो उस पे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। पेट्रोल अपनी सेंचुरी पूरा कर चुका है और रुपया उसी लाइन में लगा हुआ है। अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो सस्ती से सस्ती अल्टो K10 भी 6.5 लाख की पड़ती है, जिसमें से 30 से 40% सरकार को टैक्स देना पड़ता है और इसके बाद रोड पर चलने का टोल टैक्स अलग से लिया जाता है। सरकार द्वारा 30 से 40 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने के बड़े बड़े टारगेट तो सेट किए जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि पिछले क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4 थी और ओवरऑल इन्फ्लेशन 6 पर। The RBI expected India's economy to grow by 7.2% in this financial year. That forecast has been cut to 6.6%. The inflation forecast has also been raised. आज की हालत है कि लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह घटती जा रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास इज डाइंग। तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। आज हमारे शहर गैस चेंबर बन चुके हैं। पानी की क्वालिटी ऐसी है कि बिना फिल्टर किए ना तो पी सकते हैं, ना ही नहा सकते हैं और ना ही धो सकते हैं। खाने पीने की हर एक चीज में मिलावट हो रही है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जा रही है। बढ़ रही है तो सिर्फ 2 चीजें, महंगाई और टैक्स। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये टैक्स होता क्या है, तो चलिए टैक्स के बारे में बता दें। सो देखो, हम लोगों के आसपास कई सारी चीजें होती हैं, जैसे रोड्स होती हैं, पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, डैम्स होते हैं, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट भी होते हैं। इन सारी चीज को बनाने के लिए लगता है पैसा। टेक्निकली अगर आप समझोगे तो ये जो सारी चीजें हैं, रोड, हॉस्पिटल, डैम्स, इन सारी चीजों को बनाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है वो पैसा देते हैं हम जैसे आम लोग। और ये जो पैसा है ये इस्तेमाल करके इन सारी चीजों को बनाता कौन है? हमारी गवर्नमेंट, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो कि देश चलाए। और ये जो पूरा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं द मॉडर्न टैक्स सिस्टम। और इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने वाला टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स तब लगता है जब आप कोई अपना एसेट बेचते हैं, जैसे कि घर हो या जमीन हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप किसी भी चीज को खरीद बेच रहे हैं 1 साल से कम के पीरियड में तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है और ऐसे केस में जो टैक्स लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। शॉर्ट में कहा जाए तो STCG। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहा जाता है और ऐसे केस में जो टैक्स लगता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG कहा जाता है। सरकार ने इन दोनों टैक्सेस को बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 15% था, अब 20 कर दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी बढ़ाया गया है। पहले यह 10% था, अब 12.5% कर दिया गया है। सरकार के डाटा के हिसाब से हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन 6.2 है, जो कि RBI के 4 से 6% वाली लिमिट को ब्रीच कर चुकी है। लेकिन फिर भी ये मैनेजेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें महंगाई फील नहीं हो रही है, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, जिसे अमीर से लेकर गरीब हर एक आदमी यूज करता है, मतलब दालें, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ये सब महंगे होते जा रहे हैं। खुद सरकार का डाटा कहता है कि ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन 6.2 पर है, लेकिन जो फ्रूट इन्फ्लेशन है वो 11% को टच कर चुकी है। पिछले 1 साल में सब्जियां 42% से महंगी हुई हैं। टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां जो हर एक घर में खाई जाती हैं वो 70 रुपए किलो बिक रही हैं। घरों में जो खाना बनाने का तेल इस्तेमाल
होता है जैसे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इसका 70% इम्पोर्ट हम बाहर से करते हैं। सरकार ने इन ऑयल्स की इम्पोर्ट पर सीधा 20% का टैक्स लगा दिया है, जिससे एक महीने के अंदर इन ऑयल के प्राइसेस में 13% का उछाल देखने को मिला और ये बाकी ऑयल्स में भी दिखा। फॉर्च्यून का कच्ची घानी 2 महीने पहले 140 का बिक रहा था, वो अभी 160 में बिक रहा है। फ्रूट के रेट भी दिवाली और छठ के बाद कम नहीं हुए, बल्कि नारियल पानी दिल्ली में 70 रुपए में बिक रहा है, केले 70 रुपए दर्जन हो चुके हैं और सेब 200 रुपए किलो में बिक रहा है। और ऐसे ही दालों का रेट भी 5 से 10 रुपए बढ़ चुका है। पिछले 2 साल में अमूल और मदर डेयरी ने भी अपने प्राइजेस कई बार बढ़ाए हैं। अगर कहीं आप आसपास से भैंस का दूध खरीदते हैं तो पैकेट से 10 से 20 रुपए ऊपर बेचते हैं और इसकी वजह से 20% लोगों ने दूध पीना कम कर दिया है। 14% लोग सस्ते वाले दूध पर शिफ्ट हो गए हैं। ये ग्राफ देखिए, इसमें मार्च 21 से दिसंबर 23 तक का इन्फ्लेशन डाटा है। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले सितंबर में इन्फ्लेशन 9.34% पर थी, जो इस अक्टूबर में 10.87% पर पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन एशिया में सबसे हाईएस्ट पर है। हॉस्पिटल का इलाज करवाने का कॉस्ट हर साल 14% से बढ़ रहा है। भारत में इंश्योरेंस पर भी इन्फ्लेशन रेट 15% क्रॉस कर गया है और अपने देश में इंश्योरेंस के लेकर मिस सेलिंग हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। 2022 में रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई थी, इसलिए इन्फ्लेशन काफी ऊपर चली गई थी, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई थी और खाने पीने की चीजें महंगी हो गई थी। लेकिन नोटिस करो कि उस टाइम पर भी इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। डीजल पेट्रोल के प्राइसेस जो रशिया यूक्रेन वार के टाइम पर पहली बार 100 के पार चले गए थे, वो आज भी मोस्टली उतने ही लेवल पर टिके हुए हैं। जबकि आज भारत रशिया से काफी सारा फूड ऑयल लेकर यूरोप में सप्लाई कर रहा है और अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहा है। एक मिडिल क्लास आदमी की जेब पर ये सारी चीजें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। एक तो पहले ही बचत नहीं हो रही, ऊपर से इतने सारे खर्चे हैं। जब आपके हाथों में पैसा ही नहीं बचेगा तो और सारी चीजों पर खर्च कैसे करोगे? और उसका नतीजा यह है कि हमारी अर्बन कंजप्शन कम होती जा रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, ये सारी FMCG कंपनीज बता रही कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में उनकी सेल्स काफी नीचे गई है, जबकि ये उसको उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे देश में मिडिल क्लास एक्सपेंड तो हो रहा है, यानी लोअर क्लास के जो लोग हैं वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं वो अपर क्लास में नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसके कई सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है टैक्स। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए GST शेड्यूल किया था, लेकिन आज हालत यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और एयर प्यूरिफाई जैसी एसेंशियल चीजों पर भी हमें 18% GST देनी पड़ती है। इसके अलावा नॉर्दर्न भारत में 3 महीने को छोड़कर पूरे साल गर्मी रहती है, टेम्परेचर 50 के पार चला जाता है, लेकिन फिर भी AC को एक लग्जरी आइटम कंसीडर किया जाता है और इस पर भी सरकार 28% GST लेती है। मिड साइज की कारें भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा बिकती हैं और उसमें भी कंपनीज को 43% टैक्स देना पड़ता है और कंपनीज अपनी जेब से यह टैक्स नहीं देती, वो आपसे ही वसूल करती हैं। आज के लिए इतना ही।